एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है इंडिया कनाडा टेंशन के ऊपर। इंडिया और कनाडा का जो रिसेंट इशू चल रहा है उसके ऊपर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि कौन सा इंसिडेंट जो है जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच जो है तनाव पैदा हुआ है, वो इंसिडेंट क्या है वो जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको समझाऊंगा कि उस इंसिडेंट का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो इंसिडेंट आया, कहाँ से वो इशू बन गया है। इसके अलावा जो एलिगेशंस कनाडा ने इंडिया के ख़िलाफ़ लगाए हैं उसका जवाब इंडिया ने कैसे दिया है, क्या इंडिया का रिएक्शन रहा है, और इस मुद्दे को लेकर के दुनिया के जो मेजर कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के लिए मायने रखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये कि इंडिया और कनाडा का जो टेंशन चल रहा है उससे इंडिया और कनाडा के बायलैटरल रिलेशंस पे क्या असर पड़ने वाला है, इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है उसके फ्यूचर क्या है, मतलब इस टेंशन का असर क्या होने वाला है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस इंसिडेंट की वजह से ये जो टेंशन है वो स्टार्ट हुआ है। 20 सितंबर 2023 को कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो कनेक्टेड है जो निज्जर हैं उनके एसेसिनेशन में। आपको पता होगा कि निज्जर जो है एक सिख सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट इनफैक्ट थे। उनका जो डेथ हुआ है वो कनाडा में हुआ है और वो एक कैनेडियन सिटीज़न है। तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनका कहना था कि एक कैनेडियन का एक कैनेडियन सॉइल पे किसी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा मारा जाना ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। तो उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है कि कोई फॉरेन कंट्री जो है वो यहाँ पे एसेसिनेशंस को कैरी आउट करवाए। उनका कहना है कि ये हमारे देश का जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन है। और उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी के पास भी लेकर गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हमने ये डिस्कस किया था जब जस्टिन ट्रूडो जो दिल्ली आए थे G20 के समिट अभी हाल ही में हुई है, आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि मैं आया था, मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें क्योंकि हमें ये इंटेल मिला है कि इन्वॉल्वमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन क्योंकि कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, नज़रअंदाज कर दिया गया, इसलिए मैं ये इशू जो है ये पब्लिक नॉलेज में ला रहा हूँ। देखिए आपको पता होगा कि अगर ऐसा कुछ भी इंटेल ये मिलता है किसी भी कंट्री को तो वो उस कंट्री के ऑफिशियल्स के साथ डायलॉग्स करते हैं, मतलब डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि पब्लिक नॉलेज में ये सब बातें कही जाती हैं। तो ये एलिगेशन पहली बार कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने इंडिया के खिलाफ लगाया है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए जो इंसिडेंट है वो एक्चुअली में है हरदीप सिंह निज्जर का जो किलिंग हुआ है, जो एसेसिनेशन हुआ है उसको लेकर के। हरदीप सिंह निज्जर जो है एक 45 ईयर ओल्ड सिख एक्टिविस्ट थे। वो एक्चुअली में एक सेपरेटिस्ट थे। उनका डिमांड था जो खालिस्तान का डिमांड है, आपको पता होगा खालिस्तान इंडिया का जो नॉर्दर्न स्टेट है पंजाब, उसकी आज़ादी और सिर्फ वो सिखों को दे दी जाए, आज़ाद कर दिया जाए, इंडियन गवर्नमेंट के मतलब अधीन ना रहे, वो एक अलग सॉवरेन नेशन हो जाए खालिस्तान, उसका डिमांड ये करते थे। और इनका जो डेथ हुआ है वो किसी दो मास्क पहने हुए गनमैन ने किया था। हथियारबंद दो लोग आए मास्क पहने हुए और उन्होंने गुरुद्वारे जो सिख टेंपल है वैंकूवर का एक छोटा सा शहर है सरे, ठीक है, वहाँ पर उनको मार दिया गया गुरुद्वारे के बाहर। ये जो इंसिडेंट हुआ ये हुआ है जून 18 को 2023 को, मतलब 18 जून को मारा गया। और आपको पता है कि ये 20 सितंबर को उन्होंने ये भाषण दिया है। तो 18 जून और 20 सितंबर याद रखिए, इतने महीनों बाद ये इंसिडेंट आए। तब तक जो है इंटेल इकट्ठा कर रही थी कनाडा की गवर्नमेंट। आपको पता होगा कनाडा जो है वो फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है उसका एक पार्टनर है, उसका एक पार्टनर कंट्री है। तो वहाँ से इंटेल आया और उन्होंने फिर ये डिस्कस किया है, ठीक। अब निज्जर जो है, अब ये कहा जाता है कि निज्जर जिस टाइम में उनका डेथ हुआ उस टाइम पे निज्जर जो है एक अनऑफिशियल रेफरेंडम ऑर्गेनाइज कर रहे थे इंडिया में जो कि खालिस्तान की डिमांड के लिए था। मतलब अगर मारा गया है, अगर आप देखिए तो खालिस्तान के डिमांड को बढ़ाने के लिए एक अनऑफिशियल रेफरेंडम जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाले थे इंडिया में, उस टाइम में कर रहे थे। तो उससे पहले ये इंसिडेंट हो गया कि उनका डेथ हो गया है। अब निज्जर जो है उनके हिसाब से, कनाडा के हिसाब से निज्जर जो है एक सिख एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो कोई ऑर्डिनरी सिख एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक आतंकवादी घोषित कर दिया था 2020 में ही। 2020 में ही उन्हें एक
आतंकवादी घोषित कर दिया गया और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कई सारे वायलेंट अटैक्स जो इंडिया में हुए थे उसको लेकर के, जिसमें से एक हिंदू पुजारी को मारने का षड्यंत्र भी शामिल है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने कई महीनों पहले ही उनके ऊपर एक कैश रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया था, उनके सर पे एक इनाम घोषित कर दिया था कि जो भी इंसान उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, वैसा इन्फॉर्मेशन जो उसकी अरेस्ट करवा सके, उसको कैश प्राइस जो है कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और कनाडा से भी ये डिमांड की थी कि उनको वहाँ से एक्स्ट्रा क्या कहते हैं एक्स्ट्राडिशन कर दिया जाए, उनको वहाँ से निकाल करके इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। लेकिन कनाडा ने जो है ये जो प्रपोज़ल था उसको रिफ्यूज़ कर दिया था और क्या कहा था, ये कहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एविडेंस दिए हैं उनके टेररिस्ट होने के, वो पर्याप्त नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस कह करके। और साथ में अगर इस हालत में वो इस एक्टिविस्ट को इंडियन गवर्नमेंट के अधीन करते हैं या अरेस्ट करते हैं तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन होगा। इसलिए इन सभी बातों को कहते हुए कनाडा ने नकार दिया था इंडिया की मांग को। चलिए अभी हम जान लेते हैं जब ये एलिगेशन लगे तो इंडिया का क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पे ये जो एलिगेशन लगा है ये बहुत सीरियस लगा है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो ये इट्स लाइक कि आप किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं। तो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया है इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को एब्सर्ड बताया, भद्दा बताया, मोटिवेटेड बताया कि ये जानबूझकर लगाया जा रहा है। इंडिया ने कहा कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, अनसब्सटेंशिएटेड हैं, इसका कोई वैल्यूबल या कह लीजिए कि कोई भरोसेमंद कोई भी सोर्स नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके। अब ध्यान किसी से भटकाया जा सके, आपको पता होगा कनाडा पे इल्ज़ाम लगते रहे कि वो खालिस्तानी टेररिस्ट और जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि इंडिया में हेट क्राइम करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। और किसी भी तरह का कनाडा के जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया ग्रुप्स को कंट्रोल करने में, जो कि आपको पता होगा कि कनाडा में ही एक्टिव हैं, उसको कंट्रोल करने में असफल रही है कनाडा की गवर्नमेंट। तो इस बात से, इस कह लीजिए कि तथ्य से भटकाने के लिए ये इल्ज़ाम इंडिया पे लगाया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाता है समझ लीजिए एक दूसरे के तरफ हमला। सबसे पहले जैसे ये स्टेटमेंट आता है, दोनों कंट्रीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के सीनियर डिप्लोमेट्स को कुछ ही घंटों के अंदर अंदर निकाल दिया, अपने देश से बाहर कर दिया। इसके अलावा जो ट्रेड टॉक्स थे वो भी जो है रोक दिए गए कि अभी जो भी ट्रेड टॉक्स चल रहा है, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, उस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, सब रुक गया। और ये जो तनाव है और बढ़ता चला गया जब इंडिया ने अपना ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट किया और अपने सिटीजन्स को वार्न किया कि आप बहुत ही कॉशियस हो जाइए, एक्सट्रीम कॉशन को एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जो कनाडा है वहाँ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है और इसका जो समर्थन है वो पॉलिटिकल कह लीजिए कि पार्टीज़ या पॉलिटिकल एजेंसीज़ भी कर रही हैं। तो इसलिए थोड़ा चेत के रहिए, वहाँ रहना सेफ़ नहीं। इंडिया ने कनाडा के जितने भी वीज़ा एप्लीकेशंस थे कैनेडियंस के द्वारा लगाए गए सबको सस्पेंड कर दिया और ये कहा कि जो इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं उनको ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है और इस ख़तरे को हटाने के लिए कैनेडियन अथॉरिटीज़ जो है वो असफल रही है। इसलिए जितने भी वीज़ाज़ हैं, जितने भी वीज़ा सेंटर्स हैं, उन सबको बंद कर दिया गया, वीज़ाज़ को होल्ड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसके जवाब में कनाडा ने भी सिमिलर एडवाइजरी जारी की है और इंडिया से लगातार वो मांग करते रहे हैं कि आप जो है कैनेडियन अथॉरिटीज़ को मदद कीजिए ताकि जो भी इसके पीछे हैं उसको सज़ा दिया जा सके। अगर आपकी यही बात थी तो आपने इल्ज़ाम क्यों लगाया? आप किसी और तरीके से भी इंडिया को मजबूर कर सकते थे वर्ल्ड लेवल पे कि वो मदद कर सके। आप इंडिया के करीबी दोस्तों को शामिल कर सकते थे, आप अमेरिका को भी इन्वॉल्व कर सकते थे कि चलिए एक डायलॉग हमारे बीच हो जाए, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है। आपने इल्ज़ाम लगा दिया और फिर कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मदद मांग रहे हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन रहा। यूएसए, जो कि आपको पता है कनाडा और इंडिया दोनों का करीबी साथी है, इंडिया के और करीब आता जा रहा है, कनाडा के हमेशा से करीब रहा है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इंडिया और कनाडा के बीच किस तरीके का रिलेशन रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि यूएसए ने क्या कहा। यूएसए ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर के डीपली कंसर्न्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि जो एलिगेशन लगा है वो बहुत ही कह लीजिए कि आश्चर्यजनक है। और उन्होंने कहा कि हम कनाडा से ये मांग करते हैं कि वो एक थोरो इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी इस कत्ल के पीछे हैं उनको सज़ा दिया जाए।
यूएस ने ये भी कहा है कि इंडिया और कनाडा दोनों जो है आपसी तनाव को सिर्फ और सिर्फ डायलॉग और कोऑपरेशन के साथ इससे निजात पाएँ, इसको हटाएं, इसको ख़त्म करें, जो भी तनाव है उसको ख़त्म करें सिर्फ और सिर्फ बात से, ना कि एक दूसरे के साथ भीड़ करके। यूएस ने किसी का भी साइड नहीं लिया, ना ही इंडिया को एक्यूज़ किया, ना ही डिफेंड किया कि नहीं इंडिया इसके पीछे नहीं, बल्कि कह लीजिए कि एक स्टेलमेट पोजीशन, मतलब एक कह लीजिए कि ना ही किसी के तरफ गए हैं ना ही किसी के खिलाफ गए हैं, दोनों के साथ अपना जो रिलेशन है, जो भी पार्टनरशिप है उसको मेंटेन किया है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं अपना जो पड़ोसी है ऊपर की तरफ नॉर्थ के साइड में, चाइना का क्या व्यू है। चाइना ने कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं किया, ऑफिशियल जो है उनका कमेंट नहीं आया है, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है वो इस मुद्दे का फ़ायदा उठा करके कनाडा को अपने साइड करना चाह रहा है, ताकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस बना है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में स्पेशली जो कनाडा और अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता जा रहा है, उसको उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए चाइना जो है कनाडा को अपनी तरफ जो है सटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, जो भी चाइना का जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसमें कनाडा को इनवाइट किया है। इनफैक्ट चाइना का जो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है उसमें कनाडा को इनवाइट किया कि आप आइए, इसका हिस्सा बनिए। चाइना ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी किया है कि इंडिया का जो है एक हिस्ट्री रहा है कि वो ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, ख़ासकर अपने माइनॉरिटीज़ के साथ, जिसमें सिख जो स्पेशली मेंशन किया है उसने, सिख के साथ। अब बताइए, चाइना जिसने कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पे इतनी क्लिनजिंग किया, तिब्बत लोगों को मारा काटा, वो ये बात कह रहा है। इसके अलावा उइगुर मुस्लिम्स थे उसके साथ चाइना ने क्या किया हम लोगों ने रिसेंटली देखा है, और ये इंडिया को कह रहा है कि भाई इंडिया का जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसका एक लंबा हिस्ट्री रहा है, अपने माइनॉरिटीज़ को ये हमेशा नुकसान पहुँचाता है, ख़ासकर सिख को। चलिए खैर, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर को तो हाल को डांटे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जान लें, क्योंकि आपको पता है हमारा बहुत ही करीबी दोस्त रहा है दोस्त तो नहीं कहिए, ये वैसा दोस्त है जो पीठ में चाकू घोंपता है। फिर भी जान लेते हैं इसका क्या व्यू, हालांकि माने नहीं रखता लेकिन जानना है, अच्छा लगता है सुनने में ना कि आखिर ये क्या सोच रहा है। चलिए, पाकिस्तान ने जो है सीधा सीधी इंडिया को कहा है कि इंडिया इस किलिंग में इन्वॉल्व है और इसका उसने निंदा किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कनाडा के साथ अपना कह लीजिए कि सहानुभूति व्यक्त किया है, और पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया जो है वो टेररिज्म और वायलेंस जो है अपने माइनॉरिटीज़ के साथ, स्पेशली जो सिख्स हैं उनके साथ जो है इसको स्पॉन्सर करता है, मतलब इसको बढ़ावा देता है। और जो इंडिया में और भी अलग ग्रुप्स हैं जैसे कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, इन सबको टारगेट करता है। इस पाकिस्तान का ये भी कहना है, पाकिस्तान ने बल्कि कहा नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, दूसरे कंट्रीज़, मतलब वर्ल्ड से ये कह लीजिए कि मांगा है कि भाई इंडिया को इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल माना जाए, इंडिया ऐसा किया है इसको माना जाए, और इंडिया के ख़िलाफ़ रिलेटेड जो भी ज़रूरी एक्शंस हों वो लिया जा सके। बताइए, पाकिस्तान जिसके पास धोने के लिए पानी तक नहीं लिटरली, वो कह रहा है कि भाई इंडिया जो है अपने माइनॉरिटीज़ के साथ जो है ज़्यादती करता है। बताइए, जहाँ मतलब माइनॉरिटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, मतलब ऑफिशियल आप रिकॉर्ड देखिए तो माइनॉरिटीज़ है ही नहीं, वो ऐसा माइनॉरिटीज़ छोड़िए, वहाँ जो मेजोरिटी में है वो कौन सा सेफ़ है, आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, और वो इंडिया को बोल रहा है कि भाई टेररिज्म और वायलेंस अगेंस्ट जो सिख हैं उनको स्पॉन्सर करता है इंडिया। वाह, मतलब क्या ही बोले। वो जो एक डायलॉग है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो मतलब पाकिस्तान उस पर खड़ा उतरता है। चलिए अब देखते हैं यूके ने जो है ये कहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर के, ये जो एलिगेशंस लगे हैं इसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं, और हम चाहते हैं कि कनाडा जो है इसको फुल्ली इन्वेस्टिगेट करे और जो भी इसके पीछे उसको सज़ा दे। यूके ने ये भी कहा है कि हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं दोनों कंट्री, चाहे वो इंडिया हो या कनाडा हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उसका जो सॉवरेंटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बताइए, यूके ने कहा कि हम रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई एक देश दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी ना दे, इसको हम बढ़ावा देते हैं, और जो देश ऐसा करते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया और कनाडा ये दोनों ही हमारे अच्छे पार्टनर हैं, हम चाहते हैं कि ये दोनों जो भी इशू हैं उसको पीसफुली रिजॉल्व करें, और यूके ने भी किसी का साथ नहीं लिया है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि हमारा रिलेशनशिप दोनों के साथ बहुत बेहतर है और हम आगे भी इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं।
तो बेसिकली उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है। वैसे ही फ्रांस ने भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं, वी आर वेरी कंसर्न्ड बाय द एलिगेशंस ऑफ द मर्डर, और कहा है कि कनाडा को एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। फ्रांस ने ये भी कहा कि इंडिया और कनाडा के साथ जो रिलेशन है हम उसकी वैल्यू करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आपस में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ख़त्म करेंगे। चाइना ने भी सेम जो यूके और यूएस का स्टैंड है उसी तरीके से ना इंडिया को डिफेंड किया, ना इंडिया को एक्यूज़ किया, ब्लेम किया है, बल्कि अपना जो रिश्ता है इन दोनों देशों के साथ उसको एम्फेसाइज़ किया है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे और बल्कि आगे चल के और बढ़े, हमारे बीच ट्रेड्स बढ़े। तो इसको लेकर के उन्होंने, तो उनका कोई स्ट्रॉन्ग जो है कह लीजिए कि इस पर रिएक्शन नहीं रहा। ये पाकिस्तान और चाइना ये दोनों जो है, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई दोनों मिल करके ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। रशिया जो है ऑब्वियसली उसने कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता है कि रशिया जो है हमारे साथ है, क्योंकि वेस्ट जो है उसके खिलाफ रशिया हमेशा रहता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, इंडिया और कनाडा के बीच जो ये एलिगेशन का दौर चल रहा है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, इसने इंडिया और कनाडा के जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको बहुत ही ज़बरदस्त झटका दिया है। झटका कहने का मतलब डिप्लोमेटिक शॉक वेव की बात हो रही है, कोई ऐसा नहीं कि बम फोड़ दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये नहीं कह रहे कि है, लेकिन अगर इंडिया निज्जर के किलिंग के पीछे है, निज्जर के डेथ के पीछे है, तो इसका मतलब ये इंडिया के फॉरेन इंटेलिजेंस मेथड में एक रेडिकल चेंज है। कहने का मतलब एक क्रांतिकारी या आप कह लीजिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज है कि इंडिया अब दूसरे कंट्री में भी अपने एनिमीज़ को मारने की क्षमता और चाहत रखता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये चेंज एक्सपर्ट्स जो हैं ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब इंडिया ये बहुत ज़्यादा ही आक्रामक होता जा रहा है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने में, क्योंकि ऑब्वियसली पता है अगर दुश्मन कहीं भी सर्वाइव करेंगे तो इंडिया के प्रोग्रेस में रुकावट ही पैदा करेंगे। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि अगर ऐसा हुआ है तो इंडिया का जो फ्रस्ट्रेशन है कनाडा के साथ वो देखने को मिला है, क्योंकि कनाडा जो है हमेशा लीनियंट रहा है टुवर्ड्स खालिस्तानी एक्टिविटीज़। जो खालिस्तानी लोग हैं, जो एक्टिविस्ट कह लीजिए, एक्टिविस्ट क्या टेररिस्ट ही मान लीजिए, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, इनफैक्ट सही वर्ड ये होगा अलगाववादी, वो हमेशा कनाडा से ही सभी चीज़ों को रन करते हैं और कनाडा इस चीज़ को लेकर बहुत ही लीनियंट रहा है, उदार रहा है, इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया है। तो इंडिया का एक फ्रस्ट्रेशन है कनाडा के ऊपर, इसलिए घुस कर मारा कि भाई तुम्हारे भरोसे रहेंगे नहीं, हम ही घुस कर मारा। अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि आपको पता है दशकों से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं कनाडा में जाकर के वहाँ से क्या कहते हैं खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, अलग अलग रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब इसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए कि अगर कनाडा का एलिगेशन ट्रू होता है, सही होता है, तो ये सवाल खड़े करेगा। कैसे सवाल खड़े करेगा? तो ये ऐसा सवाल खड़ा करेगा जैसे कि इंडिया क्या इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि किसी दूसरे देश में घुस करके उस देश के सिटीज़न को उसी देश में मारना, क्या ये इंटरनेशनल लॉ या किसी भी देश की सॉवरेनिटी के वायलेशन का मतलब रूप नहीं है? तो क्या इंडिया किसी भी देश का सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता? ये पहला सवाल होगा। दूसरा कि क्या ये दूसरे कंट्री के अफेयर्स में इंटरफेयर करता है? तो ये दो तो सवाल हो गए। इसके अलावा कुछ सवाल कनाडा पे भी उठेगा कि क्या कनाडा इतना ज़्यादा ढीला पड़ चुका है, इतना वल्नरेबल है कि कोई भी दूसरा कंट्री आकर के यहाँ जासूसी करता है और उसके इज़्ज़त को, उसके इंटेलिजेंस को, उसका जो इंटेलिजेंस एजेंसी होगा मतलब उसके इज़्ज़त को तार कर देता है। मतलब आप समझ लिए कि अगर ये बात सच हो जाती है तो क्या कनाडा को पता नहीं चल रहा था कि भाई इंडिया जो है अपना स्पाइस वहाँ लगाया हुआ है, अपने जासूसों को लगाया हुआ है? पहला सवाल तो ये होगा कि कनाडा का इंटेलिजेंस एजेंसी इतना फेल है, इतना घटिया है। दूसरा कि कनाडा जो है वो इनेबल है, वो असक्षम है कि वो अपने सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाने से, किसी दूसरे कंट्री के द्वारा नुकसान पहुंचाने से बचा पाएगा। तो मतलब ये जो 3-4 सवाल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे कौन है ये सामने तो आने से रहा, क्योंकि कनाडा एलिगेशन लगाएगा, इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये बहुत हाई लेवल, अगर इंडिया इन्वॉल्व भी होगा तो भी हाई लेवल का स्पाइनेज है। और
तो हमें शायद जवाब देखने को ना मिले इस पे, लेकिन हाँ कुछ जवाब हमें मिलेगा, जैसे कि क्या ये जो अभी चल रहा है तनाव, इससे इंडिया और कनाडा का जो भी बायलैटरल रिलेशंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब ये जो तनाव हुआ है ना, ये ऑब्वियसली जो ट्रस्ट और गुडविल है इन दोनों कंट्री के बीच, इसको डैमेज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों कंट्री का हिस्टोरिकल टाइज है, क्यों? क्योंकि दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं ना, दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, तो एक हिस्टोरिकल टाई है, प्लस साथ में दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, साथ में कॉमन इंटरेस्ट हैं जैसे कि एंटी टेररिज्म है ना, बहुत सारा पीस कीपिंग मिशन दोनों देश ने मिलकर किया है ना, एंड काउंटर टेररिस्ट जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व रहा है दोनों देश। तो ये जो साथ में जो मित्रता है इन सभी कामों को लेकर के, वो थोड़ा सा चरमरा गया है, वो दोस्ती थोड़ी बहुत टूट गई है दोनों कंट्रीज़ में। आपको पता है कि दोनों कंट्रीज़ में एक दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उसका एक लार्ज डायस्पोरा, एक बहुत बड़ा आबादी। आपको पता होगा जहाँ वैनकूवर, जहाँ निजर का एसेसिनेशन हुआ है, निजर का किलिंग हुआ है, वैनकूवर का जो छोटा सा शहर है सरे, वहाँ भी बड़ी आबादी पंजाबियों की है, जो इंडियन पंजाबीज़ हैं उनकी है। अब वो वहाँ जाके बहुत सारे लोग कैनेडियन सिटीजनशिप ले चुके हैं, लेकिन आपको पता है तो वो इंडियन ना, तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जो है आपको पता है कनाडा में इंडियन कम्युनिटी, स्पेशली जो पंजाबीज़ हैं वहाँ रहते हैं। वैसे ही कैनेडियन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ के पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग भी यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन दोनों में जो कह लीजिए कि कल्चरल एक्सचेंज है उसमें भी थोड़ा नुकसान है, क्योंकि लोग आना जाना थोड़ा कम करेंगे। इसकी वजह से होता क्या है कि इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस जो हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि अगर जो दो देश आपस में मान लीजिए कि इस तरीके का रिश्ता रखेगा कि भाई दोनों को एक दूसरे से ख़तरा हो, तो जो लोगों का फ़्लो है, माइग्रेशन है, वो कम होगा, तो पैसे भी कम आना जाना होगा। इसके अलावा जो कल्चर्स हैं वो भी कम मिक्स होते जाएंगे। दोनों कंट्रीज़ जो हैं आपको पता है कई सारे ग्लोबल इश्यूज़ जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और सिक्योरिटी मैंने कहा ना, काउंटर टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों पे एक साथ कोऑपरेट कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों में आप तनाव देखने को मिलेगा। शायद अब बहुत ज़्यादा मिल करके काम ना हो इन दोनों देशों के बीच, फिर भी कोई बहुत बड़ा अगर आप देखिएगा इंडिया कनाडा के बीच में इस तनाव से इंडिया को बहुत बड़ा अगर कोई नुकसान मिलने वाला तो वो मुश्किल है, क्योंकि इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये मान लीजिए ट्रेड जो इन दोनों के बीच रिश्ता ख़राब हुआ है, अगर वो ट्रेड कम होता है तो वो नुकसान इंडिया को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, ना ही कनाडा को उतना ज़्यादा करेगा। थोड़ा देखिए इंडिया के रिस्पेक्ट में कनाडा को ज़्यादा धक्का लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा में एक बड़ा पॉपुलेशन इंडियन रह रहा है। तो अगर मान लीजिए जो मतभेद है, अगर वो बात आ जाती है कि कौन किस देश को सपोर्ट करेगा, तो आपको पता है जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं वो ज़्यादातर इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा नुकसान कनाडा को इंडिया से ज़्यादा है। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं वो भी जो नुकसान है वो क्या है इंडिया के केस में। दोनों कंट्री जो है आपको पता है एक इन दोनों के बीच बात चल रही है, ऑलमोस्ट 2010 से 2010 से बात चल रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच बिना कह लीजिए कि रोक टोक के ट्रेड हो सके, इसके लिए ये एग्रीमेंट किया, इस पे विचार चल रहा है 2010 से। इसमें बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी थे, जैसे कि मार्केटिंग एक्सेस सही से हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हों, लेबर स्टैंडर्ड्स थोड़े बढ़िया हों। इन सब चीज़ को लेकर के पहले ही जो है दिक्कत था, सवाल खड़े हो रहे थे। अब ये जो तनाव पैदा हुआ है ना, वो इन नेगोशिएशंस को और भी कह लीजिए कि कॉम्प्लिकेट कर दिया, जटिल कर दिया। और मान लीजिए हमारा तो मतलब हमें तो शक ही है कि अब ये बात आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज एकदम लगे पड़े हैं, पूरा लगे पड़े हैं। वहाँ की विपक्ष ट्रूडो को कह लीजिए कि बदनाम करने में पूरा तुल गई, क्योंकि कनाडा से इंडिया का भिड़ना और अभी के टाइम पे इंडिया बहुत अच्छा कह लीजिए कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी के लिए कोई भी देश कनाडा का सपोर्ट डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इंडिया के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना है किसी भी तरीके से। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फास्ट है ना डेवलपिंग कंट्री, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा आगे चल के एशिया का एक मेजर इकोनॉमिक हब बन रहा है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। कोई भी देश इंडिया के साथ अभी सीधा टक्कर लेना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना पावरफुल, अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो। ये बीच बीच में घटिया हरकत चाइना करता रहता है, लेकिन उसको भी पता है कि डायरेक्ट किसी भी तरह का मतभेद या मुठभेड़ से वो भागेगा, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। अभी बहुत सारे देश जो हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब
इन्वेस्टमेंट वहाँ से हटा रहे हैं। और इंडिया इसका एक बहुत बड़ा दावेदार है, क्योंकि इंडिया के पास लो कॉस्ट लेबर हैं, साथ में इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है, और आपको पता है ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। वो छोड़िए, कंजम्पशन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, यहीं कंज्यूम कर देगा, बाकी दुनिया में बेचना अलग बात है। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे पॉपुलर कंट्री है, तो कोई भी कंट्री डायरेक्ट नहीं कह लीजिए कि कनाडा का सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर 5 आइज़ का इंटेल मिला है कनाडा को इस चीज़ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो 5 आइज़ के जो मेंबर हैं वो इन्वॉल्व हैं, स्पेशली अमेरिका। हो सकता है कि अमेरिका की ही भाषा बोली जा रही हो, लेकिन इस पे शक है, क्योंकि अमेरिका का भी बहुत अच्छा रिलेशन इंडिया के साथ चल रहा है। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, या किसी भी तरह का आपको डाउट हो, या आप चाहते हैं कि कोई नया वीडियो किसी नए टॉपिक पे आए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।